ये कलेक्ट्रेट के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तीसरी बार वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। 2014, 2019 दो बार बंपर जीत हासिल करने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। चारों प्रस्तावक नजर आ रहे हैं इस वक्त कलेक्ट्रेट दफ्तर में उनके साथ। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हम देख रहे हैं। एनडीए के तमाम बड़े दलों के नेताओं की मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं एनडीए के 26 बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और अब से बस थोड़ी देर पहले किस तरह से पीएम मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया, सर थोड़ी देर सुन लेते हैं। और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जी समीर जी, पूरे जो औपचारिक प्रक्रिया होती है वो इस वक्त चल रही है और नामांकन दाखिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी जीत की तो औपचारिकता शेष है, लेकिन मुझे लगता है कि हिम्मत की दाद तो कांग्रेस के उम्मीदवार की और बाकी लोगों को देना पड़ेगी कि वो जानते हुए भी कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी हार सुनिश्चित है, वो बड़े दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी उनकी भी उसकी दाद देना चाहिए। अब बस वाराणसी में बस ये देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने वोटों से जीतते हैं। मुझे लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, क्योंकि जो समीर जी कल तस्वीरें हमने देखी रोड शो के दौरान, वो भव्य प्यार, वो स्नेह लोगों का मिल रहा था वाराणसी के लोगों का। लेकिन इस बीच ये तस्वीरों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा 2014 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त जब नॉमिनेशन किया गया था वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जब 2019 में दोबारा दूसरी बार दूसरे कार्यकाल के लिए नॉमिनेशन के लिए आगे बढ़े, जब चुनाव हो रहे थे, 2019 की तस्वीर भी आपको बता रहे हैं। और 2024 की भी ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, जब 4 प्रस्तावक भी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे प्रस्तावक को लेकर पहले भी, कि ये समाज के हर रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण। मैं आऊंगी आपके पास रामकृपाल जी। पंकज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और 2024 की नॉमिनेशन की तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। हम जो चर्चा कर रहे थे ना कि प्रस्तावकों के नाम और प्रस्तावकों के काम और उनके चेहरे, देखिए ऐसे भी कोई भी नेता चला जाता, किसी को भी प्रस्तावक बना लेता अपने सहयोगी समर्थकों को। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपने साथ 4 प्रस्तावकों को रखते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क होता है, एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति होती है। उसके सहारे वो बहुत कुछ संदेश देना चाहते हैं। जो वाराणसी की पहचान है, वाराणसी की आत्मा है, सामाजिक समीकरण है, वो इसी बहाने दर्शाते और बताते रहे हैं। और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। और मुझे आपको एक छोटी सी कहानी मैं याद दिलाऊंगा कि ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर रहे हैं। एक मौका ऐसा आया था कि जब वो गए थे और जब वो हाथ मिलाते हैं नामांकन भरते वक्त में, तो जो बनारस के डीएम थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर होते, वो बहुत देर तक उनका हाथ पकड़े रहे। वो अभिभूत हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जो हैंडशेक किया गया था वो पकड़ के कि प्रधानमंत्री उनके सामने, और 2 मिनट तक रखे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस बात की याद दिलाई कि भाई अब तो वो हो गया। ये उनका क्रेज है। वो क्रेज हर समाज में, हर तबके में, वो ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी हो। मैं एक छोटी सी बात बताया मैंने आपको, और प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका, एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और राजनीति में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। और इन्हीं चीज़ों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि आज यहाँ तक बनाई है। बिल्कुल सही बात है। और रामकृपाल जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जिक्र हुआ, तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो मुद्दा पिछले दिनों उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, तो अब उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब भी दिया गया। कहा गया अमित शाह की तरफ से भी कि 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। आपको लगता है कि एक नया मुद्दा छेड़कर अरविंद केजरीवाल ने एक नया इशू लाने की कोशिश की है 2024 के चुनावों में, और इसका कुछ फर्क पड़ेगा? जी, मैं अगर इससे पहले एक छोटी सी बात जो आप देख रहे थे, देखिए 2014 में जब मोदी जी ने नामांकन किया था, तो उन्होंने कोशिश की थी कि समाज का सर्वजन हिताय जिसको कहते हैं ना, समाज का एक मैसेज ऐसा जाए कि सब कुछ सबको साथ लेके चलने वाली। और उदाहरण देखिए कि 2014 से 2022 यानी 24 के बीच में 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश 4 चुनावों से गुजरा है, 14, 17, 19 और 22। और अगर चारों चुनावों के आप परिणाम देखें
और सफलता का रेट देखें तो एक पिछड़ा जिसको हम कहते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा 14 में इंटैक्ट था, 17 में इंटैक्ट था, 19 में इंटैक्ट था, 22 में इंटैक्ट था। ये वहाँ का उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश में देख लीजिए आप। तो मैं यही बात कहता हूँ। और अभी भी हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो नतीजे आए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि एक जो बेल कर्व है, यानी कि एक जो 100 में 60 जिसकी बात की जाती है, उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा मोदी जी के साथ पिछले 10 सालों से है। और मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा कारण नहीं दिखता कि 2024 में, और अगर कहें कि मध्य प्रदेश में अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वो क्यों छोड़ेगा? है सब कुछ। क्या ऐसा मोदी ने किया है, क्यों छोड़ेगा? बल्कि 2019 के बाद तो राशन भी है, राम भी है। तो राशन और राम, इससे मुझे नहीं लगता किसी को कोई परहेज होगा या कोई चीज होगी। बड़ी बात तो ये बहुत बड़ी बात है। रही केजरीवाल की बात जो आप कर रहे थे, देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है जी। केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि मोदी आ रहे हैं। आपको याद होगा केजरीवाल ने विधानसभा में जेल जाने से पहले की बात है, कहा था कि अगर हम मोदी को 24 में नहीं हरा पाए तो 29 में हराएंगे। याद है आपको? पहली बार ये बात जब उन्होंने कही कि हम 29 में हराएंगे, मतलब आधे मन से उन्होंने मान लिया था कि 24 में हराना मुश्किल है। और अब जब जेल से बाहर आए हैं तो वो कह रहे हैं कि एक तरह से उन्होंने फिर उसी बात को दोहराया कि 24 में तो मोदी आ रहे हैं, 25 में कहीं ऐसा न हो कि मोदी जी छोड़ दें और क्या हो। हाँ, और अरविंद तो केजरीवाल ने जब इस बात का जिक्र किया कि भाई 75 साल के वो हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनके बाद कौन होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे ऐसे ही रिएक्ट किया कि क्या उन्होंने ये मान लिया है, अरविंद केजरीवाल ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये मान लिया है क्या कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं? ये रिएक्शन था उनका। नहीं, मैं एक बात केवल अपनी पूरी कर लूं। केजरीवाल की रणनीति बहुत साफ है, वो जानते हैं कि 24 में मोदी आ रहे हैं। केजरीवाल को भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। केजरीवाल की सारी स्ट्रेटजी है कि 2029 तक वो 5 सालों में मोदी के विकल्प के रूप में खड़े होंगे। वो विपक्ष का एकमात्र चेहरा, इसीलिए जो 10 गारंटी उन्होंने आपको तुरंत दिखाई है, और एक बार भी है उन्होंने ये नहीं कहा, इंडिया अलायंस की बात कही, हो सकता है लोगों के उनकी भी मांगे यही हों, कई लोगों ने हमारा समर्थन किया है, ये भी कहा। तो इनकी स्ट्रेटजी है कि ये 5 साल आप पार्टी को अगर मिलता है, आप पार्टी चलती है, तो सारी स्ट्रेटजी उनकी है कि 2029 तक, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी 2 ही है, मतलब 2 स्टेट में कांग्रेस पार्टी है, एक से ज्यादा स्टेट में दूसरी आप पार्टी है। एक स्ट्रैटेजी जो आप बात कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी 400 पार को लेकर भी है। जो इंडी गठबंधन के नेता हैं या फिर अखिलेश यादव को मैं सुन रही थी, उनका कहना यह है कि यूपी में सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, 79 सीटें हमारे खाते में आ रही है, एक सीट को छोड़कर, यही वाराणसी। लेकिन फिर बीजेपी का जवाब आता है कि सेम टू यू, यानी एक सीट को छोड़कर बाकी 79 सीट हमारे पास आ रही हैं। तो ये समीर जी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें। यूपी पर सबकी निगाहें और इसी से ही 400 पार हो सकता है। देखिए, अगर 400 पार की बात करें तो अगर आप 2019 का परिणाम देखेंगे तो एनडीए के जो सहयोगी दल थे वो लगभग 400 के पास के करीब थे ही। अगर एनडीए गठबंधन में जिन्होंने सहयोग किया राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर, तो मुझे लगता है कि 400 तो वैसे भी एनडीए के पास था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार की, 400 से ज़्यादा एनडीए को आना है, मुझे लग रहा है उसके अंदर उत्तर प्रदेश बड़ी भूमिका सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 370 के लिए भी बड़ी भूमिका निभाएगा। सबसे बड़ा राज्य 80 लोकसभा सीटें आती है, और 2014 और 2019 के परिणाम देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीटों का नुकसान 2019 में हुआ था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि मायावती अखिलेश के साथ नहीं है। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के इस बात का एक बढ़त है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां पर ज्यादा सीटें जीत सकती है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 में 80 में से 75 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी। 4 से 5 सीटें मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन वहां पर जीतेगा। 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। नहीं, लेकिन समीर जी, आपको यह नहीं लगता कि 370 का ये जो बेंचमार्क सेट करने की कोशिश की जा रही है, 400 पार, ये एक बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा लक्ष्य है, खास करके जब इस लक्ष्य को अचीव करने की हम बात करते हैं, क्या ये अचीवेबल नजर आता है साउथ को देखते हुए? क्योंकि साउथ अभी भी एक दुखती रग
बीजेपी के लिए मानी जाती है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ही मिशन 50 लेकर चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी यह कह रही है कि इस बार साउथ में बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। किसके दावों में कितना है दम? देखिए, अगर साउथ की बात करें दक्षिण के, तो दक्षिण से 130 सीटें आती है और जिसमें से 3 राज्य केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, जहां भारतीय जनता पार्टी का 2019 में खाता नहीं खुला था। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है इस बार कि दक्षिण से ज्यादा सीटें जीती जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण से मिलेगी। कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है 2019 के अंदर। इस बार कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर भी कुछ स्थान जगह सीटों पर कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है। मुझे लग रहा है कि दक्षिण से बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट नहीं होगा। हो सकता है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीट जीत जाए, केरल में 1-8 सीट जीत जाए, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के सहयोग से 1-8 सीट जीत जाए। बहुत ज्यादा फर्क दक्षिण से नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती 130 दूसरे राज्य है, जहां से 3 राज्यों से आती है 130 सीटें, जिसमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है और महाराष्ट्र है। इन 3 राज्यों से मिलाकर 130 लोकसभा सीटें आती है। यह 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहां अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 का प्रदर्शन दोहराने में सफल रहती है तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से 303 सीटें पास करेगी। अगर इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कमजोर होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 300 पर पहुंचना मुझे लग रहा है एक बड़ा चुनौती होगा। ठीक है, पंकज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर एक बार दोबारा पंकज जी के पास चले। पंकज, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं नॉमिनेशन की, तस्वीरें खास हो जाती हैं, लेकिन अगर पूरे दिन देखें तो प्रधानमंत्री ने एक इमोशनल कनेक्ट का वीडियो भी आज शेयर किया एक्स पर, और उसके बाद फिर गंगा पूजन, वो सनातन धर्म का पताका फहराने की कोशिश, लोगों से कनेक्ट, इमोशनली कनेक्ट, वो संवेदनाएं बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये तस्वीरें और ख़ास बनाती हैं उनके नॉमिनेशन से जोड़ते हुए। जी हाँ, वो बनारस के मर्म को समझते हैं और बनारस उनके मन को समझता है। ये पिछले 10 सालों में मोदी और बनारस ने, काशी ने, अपने दोनों के बीच के रिश्ते ऐसे हुए हैं। अब देखिए कल कैसे बनारस की जो पहचान है, जो BHU जिनकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की, सबसे पहले उनको उन्होंने प्रणाम किया। फिर शाम में जब रोड शो खत्म होता है तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंच जाते हैं, मंदिर पहुंचते हैं। आज उन्होंने, जो कहा जा रहा है कि गंगा सप्तमी है, आज एक बहुत पावन दिन है, तो गंगा की उन्होंने पूजा अर्चना कर ली। फिर काशी कोतवाल यानी काल भैरव के पास चले गए और अब वो नामांकन कर लिया उन्होंने। लेकिन ये बातें तो काशी की हो गई। हम एक बात का चर्चा करेंगे कि कैसे जो बीजेपी कुछ और हुआ करती थी वो आज यहाँ तक कैसे पहुँच गई है, जो एक तरीके से लोग मानने लगे हैं कि चुनाव बहुत प्रेडिक्टेबल होने लगे हैं। 2019 में भी यही हुआ, 2024 में भी कुछ ऐसे ही संकेत मिलने लगे जब 4 चरणों में चुनाव हो गए हैं। ये आखिर हुआ क्यों है, इसकी वजह क्या है, ऐसा क्या करिश्मा कर दिया है? वही बीजेपी का संगठन जो पहले कुछ और था, आज वो 24/7 काम करता है। 5 साल जो है चुनाव में नहीं, जब चुनाव होता तब संगठन नहीं काम करता, बल्कि 5 साल वो एक्टिव रहता है। ऐसी चुनाव जीतने और लड़ने की एक मशीन बना दी गई, जो विपक्ष के लोग कहते हैं। क्या आमूल चूल परिवर्तन किया है नरेंद्र मोदी ने और उनके साथ की टीम, जिनमें अमित शाह की भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। और किस तरीके से इससे पहले भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन उन्होंने एक लाभार्थी, अपना एक वोट बैंक बनाया। इससे पहले भी बीजेपी हिंदुत्व के राह पर चलती थी। वो जो मंदिर आंदोलन था 90 के दशक में, जब कल्याण सिंह यूपी में हुआ करते थे, पिछड़े वर्ग के नेता थे, लेकिन तब भी वो करिश्मा नहीं हो पाया। और हिंदुत्व, साथ ही सोशल इंजीनियरिंग और ये लाभार्थी, क्या कॉम्बिनेशन किया है, और इसकी वजह से देखिए कि लगातार सफलताओं का दौर चलता चला जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पंकज, आप बने रहे हमारे साथ। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी कलेक्ट्रेट के बाहर ही मौजूद हैं और अंदर से तस्वीरें भी हमने देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन की। काशी के साथ, काशी वासियों के साथ, काशी के वोटर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कनेक्ट है, इसकी चर्चा भी लाजमी है। राम कृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी, हिंदू सभ्यता का एपिसेंटर काशी, और उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि खुद गुजरात से आते हैं, ये जो जुड़ाव है ये अपने आप में अद्भुत नजर आता है। सबसे बड़ी वजह इसकी आप क्या मानते हैं? देखिए समीर जी, 2 तरह की इच्छाएं होती हैं। जब भी कोई मोदी जी से कोई अपेक्षा रखता है तो जाहिर सी बात है आर्थिक बेहतरी, सामाजिक परिवर्तन, इस तरह की चीज़ें। काशी के बारे में मैं एक बात कहूं, मैं वहीं का पढ़ा हुआ हूं जी। हम तमाम लोग जो काशी में रहते आए हैं, वहीं के हैं, वो भी कभी ये कल्पना नहीं कर सकते थे
कि काशी विश्वनाथ का आज का जो स्वरूप है, ये किसी ने सोचा नहीं था, ये किसी ने मोदी से उम्मीद नहीं रखी थी। इवन गांधी जी जब 100 साल पहले गए थे तो वहाँ उन्होंने रजिस्टर में गंदगी के प्रति अपनी मतलब नाराज़गी जताई थी, लेकिन उनको भी ये नहीं उम्मीद थी कि कभी इसका स्वरूप बदल करके ऐसा हो जाएगा। तो पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, काशी में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में काशीवासी कभी सोच भी नहीं सकते थे, ये बहुत बड़ी है। और वो देखिए, काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर वहाँ मत समझिए, वो भारत की आत्मा, सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु रहा है, और अहिल्याबाई होलकर से लेकर के जो भी हो। तो मेरा ये कहना है कि एक चीज़ तो, जैसा कि वो कह रहे थे कि क्या परिवर्तन हुआ, तो मोदी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में जनता ने कभी सोचा नहीं था। तो ये ऐसा आदमी है, एक ऐसा नेतृत्व है जो आप चाहते हैं वो तो उसके लिए प्रयास तो करता ही है। दूसरी बात जो अभी पंकज जी कह रहे थे कि क्यों ये हुआ है, तो मैं बताऊं 2014 के बाद, मार्क टली की एक बहुत अच्छी किताब है जो मोदी जी के राज पर है, कोई पढ़िए कभी। देखिए हुआ क्या है, फर्क क्या है 2014 के पहले और 2014 के बाद का। 2014 में मोदी जी ने कुछ काम तो घोषित किए, जैसे यही डीबीटी है, जैम जिसको उन्होंने कहा, ये सारी। और कोरोना जब आया तो उसके बाद ये जो फ्री राशन हुआ, आप सोचिए कभी विपदा में जिस दिन या किसी नागरिक को ये लगे कि शाम को क्या खाएगा, अगर वैसे में उस दुखिया की घड़ी में, दुख की घड़ी में अगर कोई हाथ बढ़ाता है तो आप तय जान लीजिए एक भूखा आदमी जिसको रोटी दे दी जाए वो कभी उस आदमी को नहीं भूलेगा जिसने रोटी दी थी। दूसरा एक बात, इसी की तो आलोचना भी होती है ना फिर रामकृपाल जी। नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कहते हैं कि भाई आप ये दावा करते हैं कि देश से आपने गरीबी कम कर दी, गरीबी हटा दी, लेकिन आपको 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को फ्री राशन देना पड़ता है। इसका जवाब मोदी जी ने सदन में भी दिया था और आज भी। मालूम है कि अब इसको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते उन्होंने क्या कहा था कि एक हमने सहारा दिया है आज राशन का, वो अपने बच्चे की कोई स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, अपना इलाज करा पा रहा है। जो सिर्फ राशन के लिए पहले खटता था, मैं नहीं चाहता कि वो फिर से उसी गरीबी में गिर जाए। घर में एक घटना हो जाती है, एक कोई बीमार हो जाता है, लोग अपना खेत बेचने लगते हैं, अपना जेवर बेच देते हैं। तो मोदी जी ने कहा था कि मैं अभी नहीं चाहता कि जो उसको एक सुकून मिला है, आज वो भी साबुन खरीद रहा है, आज वो भी संगीत सुन रहा है, आज वो भी वो सारी सुविधाएं जो एक लोअर मिडिल क्लास पहले से लेता रहा है, जो नीचे से लोअर मिडिल क्लास बना है, वो कम से कम उस चीज का उपभोग करे। ठीक, रामकृपाल सर, एक बात जो आपने कही इससे समझ में आती है, प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कहा जाता है कि मैं देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहता हूं, यानी ये कोशिश है कामगार वर्सेस नामदार की, जो इससे पहले कहा गया बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कि हम काम के लिए जाने जाए, यही हमारा मकसद है। समीर जी, निधि जी, एक मैं आपको साइलेंट रिवॉल्यूशन बता दूं जो मोदी ने किया, जिसका सबसे बड़ा लाभ मोदी को मिल रहा है। मैं भी एक मध्य वर्ग का परिवार से हूं। आप याद कीजिए निधि जी, गांव में चले जाइए, शहरों में भी देख लीजिए, कितनी संपत्ति, खेत या मकान महिलाओं के नाम हैं। नहीं होते थे, सारा का सारा 90% आप पुरुषों के नाम देखेंगे। मोदी जी ने ये जो चलाया, घर देंगे, आपको पता है 70% जो हाउस दिए गए हैं गरीबों को, वो महिलाओं के नाम पे हैं। सिलेंडर जो मिल रहा है वो महिलाओं के नाम पे है, उज्ज्वला योजना। अब आप ये सोचिए कि ओनरशिप जो पुरुष मतलब पुरुषात्मक मतलब ये होता था ना, मैटरनल फैमिली जिसको कहते थे, पुरुषात्मक समाज से मैटरनल की तरफ, यानी महिलाओं को ओनरशिप मिली है। आज महिला कहती है कि उसका घर है, उसके नाम से सिलेंडर है, उसका बैंक में खाता है। ये जो, इसको मैं सिर्फ आर्थिक नहीं कहता, ये सामाजिक क्रांति है जिसको शहर के लोग नहीं समझेंगे। आप जाइए गांव में, जो कम पढ़े लिखे लेबर क्लास जो होता था, वो शाम को
उसने कमाया पैसा शराब पी के आता था, बीबी को कहता था घर से निकल जा, अपने मायके जा। आज वो औरत कहती है घर मेरा है, तू निकल जा। ठीक है, तो एक बड़ा सामाजिक बदलाव, एक बड़ा सामाजिक बदलाव, एक बड़ा सोशल रिफॉर्म भी आया है सरकार की नीतियों के चलते। पंकज, जब ये सवाल पूछा जाता है ना कि इतना क्रेज क्यों नरेंद्र मोदी को लेकर, तो जवाब जो है वो बहुत सारे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बात सिर्फ बनारस की क्यों कह रहे हैं, पूरे देश की करें। और बहुत बड़ा देखते ही देखते सामाजिक बदलाव आया है, जिसमें राम कृपाल जी और बाकी लोग भी चर्चा कर रहे थे। और देखिए जिस तरीके की योजनाएं उन्होंने लाई है, उसके पीछे क्या है कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने उन योजनाओं में जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई थी इम्प्लीमेंटेशन में, कई बार इस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिक्र करते रहे अलग अलग मंचों से कि जब वो प्रधानमंत्री बने हैं, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और उससे पहले संगठन में काम करते हुए देश के कई हिस्सों में गए, वहाँ के लोगों से बातचीत की और जो उनको समझ में आया, वो जिसको कह सकते हैं कि भारत दर्शन की तरफ देखिए, लोगों से अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इलाकों में जो समझा था, जब वो प्रधानमंत्री बने, गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उन सारी चीज़ों को उन्होंने इस हिसाब से इम्प्लीमेंट किया। वो कहते हैं ना कि जब आप उसको खुद एहसास करते हैं तो उसकी योजनाएं जो बनती हैं वो भी उसी तरीके से बनती हैं। वो सिर्फ कागजों पे नहीं बनती हैं, वो जब जमीन पर आती हैं, ग्राउंड पे आती हैं, तो उसके रिजल्ट दिखते हैं। और इसीलिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि सरकार के खिलाफ जीत कर आना वाला जनादेश का मामला नहीं है। 2019 में अपने काम के बदौलत और फिर से 2024 में उस काम के बदौलत उससे भी ज्यादा की बात वो कह रहे हैं। बड़ी बात पंकज जी आप कह रहे हैं। समीर चौगाकर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो कनेक्शन होता है प्रधानमंत्री मोदी का लोगों के साथ, भावनाओं के साथ, या फिर जैसा कि रामकृपाल जी कह रहे थे कि जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स रहे उनको ये सुनिश्चित करना कि वो लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, यही शायद सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है और वो उसे गिनाने की कोशिश भी करते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में वाराणसी से सांसद बने थे, लेकिन 2014 से 2017 का आप अगर समय देखोगे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय वहाँ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में आपको बड़ा परिवर्तन 2017 के बाद दिखेगा, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने वहाँ पर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और जमीनी स्तर पर केंद्र की योजनाओं को लागू करवाया था, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं डबल इंजन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के काम को कई राज्यों के अंदर एक कमजोर कड़ी के रूप में प्रदेश की सरकारों को देखा गया, वो चाहे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार पहले रही हो, या शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही हो, या वसुंधरा की सरकार रही हो। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री बने जो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के पैरेलल, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी लोकप्रियता बनाई है, लॉ एंड ऑर्डर बनाया है। आज उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ अकेले अपनी दम पर खींचने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ का जो वहां पे कार्यकाल रहा है 2017 से, वो एक बड़ी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का वोटर जब वोट करने जाता है तो वो यह भी कहता है कि योजना तो ठीक है, मिली या नहीं मिली, लॉ एंड ऑर्डर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर दुरुस्त हो गया। लेकिन समीर जी, आप जैसे पॉलिटिकल पंडित ये बात जो है ये सिर्फ दो राज्यों के लिए करते हैं, एक यूपी और दूसरा असम, एक योगी आदित्यनाथ और दूसरा हिमंता बिस्वा शर्मा, ये भी क्या सच है? बिल्कुल, इसमें कोई डर देखिए, आसाम एक छोटा राज्य है वहां पर, और हिमंता बिस्वा जब वो मजबूत मुख्यमंत्री वाली बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सिपा सलारों की बात होती है अलग अलग राज्यों में, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ का किसी भी तरह से मुकाबला हो सकता है। दोनों की राजनीति में बहुत फर्क है। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के से निकले हुए हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के संस्कृति में रचे बसे हुए नेता रहे, जो एक अपने राजनीतिक लाभ के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे। अभी भी वो कोई भारतीय जनता पार्टी है, संघ के संस्कारों से निकले हुए नेता नजर नहीं आते, उनकी जो राजनीति है। मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां भारतीय जनता पार्टी को जब 2017 में इतना बहुमत मिला, तो जब मोदी और शाह ने विचार किया कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन नेता हो सकता है जो 2017 में तो सरकार कुछ अच्छे से चला है, 2019 में जिसके कारण हमें नुकसान न उठाना पड़े, 80 में से ज्यादा सीटें हम जीत सके, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी चॉइस होगी गई। और आज उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, उसमें योगी आदित्यनाथ का भी उतनी बड़ी भूमिका नजर आती है। वो तो हर खेमा यही सोचेगा कि जो हमारे समीकरण है वो हमारे फायदे में हो, मुफीद हो और मुनाफा उसी से ही हो। ये तो हर स्ट्रैटेजिकली पार्टी चुनाव लड़ती है। हमारे साथ कुमार कुंदन भी हैं, जल्दी से उनके पास चलते हैं। कुमार, आगे का क्या कार्यक्रम है, अगर थोड़ा सा आप ब्रीफ बता पाएं इसका, प्रधानमंत्री मोदी का आगे का कार्यक्रम? देखिए निधि, अब से थोड़ी ही देर बाद, मतलब किसी भी पल हमारी आपकी बातचीत हो रही है और उस बीच किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ सकते हैं। ये ठीक रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है और यहाँ पे आज पार्टी के प्रबुद्ध लोगों को, मतलब बनारस के प्रबुद्ध लोगों को और
पार्टी के भी प्रबुद्ध लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। एंट्री बंद हो चुकी है, प्रधानमंत्री के आने का सिर्फ इंतज़ार हो रहा है और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे का ये प्रोग्राम होगा जिसमें प्रधानमंत्री अपना एक उद्बोधन देंगे, प्रधानमंत्री अपना एक संदेश देंगे। और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं निधि कि कल जब रोड शो हुआ था तो अमूमन प्रधानमंत्री जनता से रूबरू होते हैं, बात करते हैं, लेकिन कल कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं हो पाई थी। तो प्रबुद्ध जनों के जरिए ही प्रधानमंत्री एक संदेश देना चाहेंगे, जो संदेश आने वाले चुनाव के तहत होगा। तो निश्चित रूप से अब से थोड़ी देर बाद ये उद्बोधन शुरू होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधा यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और प्रधानमंत्री का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम था यहाँ पे वो खत्म होगा। तो इंतज़ार इस बात का हो रहा है, सिक्योरिटी पूरी ब्रीफ अप हो चुकी है और हमें जो बताया गया है कि किसी भी पल थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं। पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है और ऐसे कार्यकर्ता जो किसी न किसी वजह से लेट हो गए हैं उनको अब यहाँ एंट्री नहीं दी जा रही है। तो निश्चित रूप से जो सिक्योरिटी है वो सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री जैसे ही वहाँ से निकलकर और इस जगह पे आएंगे 1 घंटे का कार्यक्रम होगा और 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद निधि यहाँ से फिर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये कुमार बहुत ही कुंदन, अहम जब है और जिक्र यह भी होता है देखना कि काशी में किस तरह का प्रधानमंत्री संदेश नरेंद्र देते मोदी के हैं। बनने के बाद क्या क्या विकास के काम हुए हैं, तो उसमें कुमार इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी जिक्र होता है। यानी आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से प्रोग्राम ऐसे है कि कलेक्ट्रेट परिसर में एनडीए के तमाम नेताओं से मिलेंगे और फिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो संबोधित करेंगे। लगता है कुमार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो कुमार जानकारी दे रहे थे वो यही है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को वो संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर सीधे यहां से वो रवाना हो जाएंगे। पंकज, आगे के कार्यक्रम को लेकर आपके पास भी कुछ अपडेट है? देखिए, जैसे कुंदन कह रहे थे और जिस जगह पर हैं, यहाँ से जब नामांकन का काम खत्म हो गया है, एनडीए के जो नेता देश भर से आए हुए हैं उन सब से वो मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से कुछ ही देर में वो निकलेंगे। देखिए पीछे अगर देखेंगे तो उनके काफिले की गाड़ियाँ लग गई हैं, एसपीजी सिक्योरिटी वाले भी हैं और यहाँ से सीधे वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, और जिसका आप जिक्र कर रहे थे ना समीर कि बनारस की एक नई पहचान में से ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी हो गया, जहाँ आमतौर पर इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। तो वहीं जाएंगे और फिर वो आखिरी कार्यक्रम में, हर बार जब वो नामांकन के लिए आते हैं तो प्रबुद्ध लोगों से मिलने का उनका एक कार्यक्रम रहता है, आज भी वो कार्यक्रम है। बिल्कुल, बुद्धिजीवियों से मिलेंगे, प्रबुद्ध जनों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आगे का जो कार्यक्रम है वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। अगला 1 घंटा और ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनारस के लिए, वाराणसी के लिए। और जल्दी से आपको ये दिखा देते हैं, जब नामांकन भरते वक्त शपथ ली प्रधानमंत्री मोदी ने, तो किस तरह से शपथ ली वो तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खास तस्वीरें। नॉमिनेशन का आज दिन तय किया गया था, शुभ मुहूर्त में नॉमिनेशन का दिन तय किया गया था और तीसरी बार नामांकन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से।